हे ऑल राइट, आज है 8 जून। आज का यूपीएससी मेंस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा है एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि फ्रिक्वेंटली जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। यानी कि 2024 के इलेक्शन कभी सेंटर के होंगे, अभी उत्तराखंड में 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। कुछ 5 से 6 महीने के बाद उत्तराखंड में इलेक्शन हो जाएंगे। अभी कुछ हाल में ही केरला तमिलनाडु के इलेक्शन हुए थे। अब ये फ्रिक्वेंटली जो पूरे देश में इलेक्शन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें पैसा खर्च होता है, मैन पावर खर्च होती है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या समझते हैं अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जाएं, मतलब समझ रहे हो 31 के 31, मतलब जो भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, जो भी दिल्ली और पुडुचेरी की प्लस सेंटर के, अगर सिमिलर साइमल्टेनियस इलेक्शन एक ही वर्ष करवाए जाएं तो क्या ये इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा, क्या इशू इसमें इन्वॉल्व होंगे और क्या आप सॉल्यूशन देना चाहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर सिंपल सी बात है, फ्रिक्वेंटली ऐसे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आप सबको पता है। ग्राउंड लेवल पर अगर आप सोचोगे तो आपके देखिए जो बच्चों के स्कूल होते हैं ना, ग्राउंड लेवल पर अगर मैं बात करूं, जो बच्चों के स्कूल होते हैं वो कुछ 4 या 5 दिन तक बंद रहते हैं, ये भी रहता है। जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, ये भी रहता है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के टीचर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे एजुकेशन भी अफेक्ट होता है, राइट। तो चलिए 250 शब्द में ये लिखना है। उसके साथ साथ हम आपको लिंक भी देते हैं कि किस तरह से आप अपने आंसर को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये आपको लिंक दिया जाता है। बाकी हमारे पेड यूज़र बहुत सारे आंसर राइटिंग इन्होंने की हुई है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन। जो पेड यूज़र नहीं है उनके लिए भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस क्वेश्चन तो हम सेंड करते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे पेड यूज़र हैं अपनी आंसर राइटिंग करते हैं, उनकी जो हार्ड वर्क होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, राइट। तो यानी कि यूपीएससी मेंस की तैयारी आपकी फ्री में होती है। अब जब यूपीएससी एक्चुअल जेन्युइन पेपर होगा तब आपको बस यही आंसर राइटिंग रिवाइज करके ले जानी है। एक तो सबसे मेजर सोर्स ये रहेगा, फिर उसके साथ साथ आप स्टैटिक पोर्शन भी अपना लेके चलोगे। इससे आपका GS1, GS2, GS3 पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बट अगर आप चाहते हैं PR पब्लिकेशन के साथ अपनी तैयारी करना तो ये अर्ली प्लान ले सकते हैं। 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, NCERT 6 to 12 नोट्स आपको मिलेंगे। 499 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे। और कॉम्बाइंड प्लान लेना चाहते हैं तो 999 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। ये लाइफ टाइम रहेगा, जिसमें NCERT की टेस्ट सीरीज लेना बहुत सिंपल है। दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला आंसर लिखा है ज्योति मेहता ने। बहुत अच्छा आंसर लिखती हैं ये। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात आई है तो आप कैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या इससे पहले हिस्ट्री में कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए हैं। यस हुए हैं, 1957, 1962 में, 1967 में। उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसका एक मेजर रीज़न ये भी बताया जाता है कि जैसे जैसे अलग अलग राज्य बनते गए वैसे वैसे उनके स्टेट इलेक्शन, जो असेंबली के इलेक्शन हैं, वो भी अलग होते रहे। एक रीज़न था, बट इससे पहले हुआ करते थे। बट इन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन शुरू किया वो पढ़ लेते हैं। एक साथ चुनाव के तात्पर्य देश में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव को आयोजन साथ साथ करने से। देखिए डायरेक्टली मैंने बता दिया कि जो सेंट्रल के हैं और विधानसभा के यानी कि स्टेट के इलेक्शन हैं वो साथ कराना ही इन्होंने डिफाइन कर दिया, जो कि सब लोगों को पता नहीं रहता। ये एक अच्छी अप्रोच है। चुनाव आयोग आपने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट दे दी 1983 और 170 जो रिपोर्ट है के साथ ही वर्ष 2015 में संसदीय समिति के साथ चुनाव की की है। तो बहुत अच्छा इन्होंने किया। और मैं कहूँगा ज्योति मेहता से, अगर आप ये पहले हिस्ट्री में कभी भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो एक बार आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर पढ़ लें किसी भी चीज़ का। अगर हिस्ट्री में वो चीज़ हुई है तो उसको जरूर मेंशन करें। इससे क्या होता है, आपकी एक तो नॉलेज पता चल जाएगी, करंट अफेयर की तो नॉलेज पता चल गई मुझे आपका ये पढ़ के। उसके साथ साथ आप एक बार ये एक लाइन और जोड़ देते 250 शब्दों में तो कोई दिक्कत होती नहीं, ठीक है। इससे पहले भी इलेक्शन साइमल्टेनियस हो चुके हैं करके, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना। आप एक साथ चुनाव की आवश्यकता। अब जो सबसे मेजर जो पूरा आकर्षित करती है किसी एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने के लिए, वो इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है, राइट। तो उस पर है आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी सॉल्यूशन चैलेंजेस मोस्ट प्रोबेबल सभी के सेम रहते हैं, 1-2 लाइन में डिफरेंस रहता है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूं, इन्होंने प्रॉपर लाइन खींची है, इंट्रोडक्शन दिया है, प्रॉपर स्पेस दिया है। फिर एक साथ चुनाव की क्या क्या आवश्यकता क्यों होती है। अलग अलग चुनाव के देश में अधिकांश चुनावी मोड की स्थिति, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं, लंबी अवधि से होने से वाली
विकास कार्यों का गवर्नेंस में गैप। सबसे बड़ी बात ये होती है यार, इलेक्शन हो जाते हैं तो सबसे बड़ा बात डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रुक जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं, चलो विकास कार्य तो छोड़ो, उसके साथ साथ अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आपकी जो ये एग्ज़ाम होने वाले हैं ना वो भी डिले हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी उत्तराखंड में चल रहा है कि अभी वो लोग इलेक्शन होने से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगभग दिसंबर या जनवरी के टाइम पे लग जाएगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर पे लग जाएगा और उससे पहले ये एग्ज़ाम करवाने वाले हैं अभी। ठीक है, बार बार आर्थिक व्यय बहुत ज़्यादा आता है। लाभ क्या होंगे, अधिक व्यय में कम होगी। ठीक है, एक साथ करवाएंगे तो यार जो इतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है वो कम हो जाएगी, मैन पावर कम हो जाएगी, आप सबको पता है। चुनाव के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार तथा काले धन के प्रयोग में कमी आएगी, बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा इलेक्शन में अभी रिपोर्ट ये भी आई थी कि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सिस्टम आ चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड इसमें आप मेंशन कर देते तो और भी मज़ा आता। राइट, चुनाव कर्मचारियों पर सुरक्षा बलों की नियुक्ति, बिल्कुल बढ़िया बात है। नीतिगत प्रशासनिक निर्णयों का वही है यार, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी सब रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव में निहित मुद्दे क्या हैं, सबसे बड़ी बात है यार, अगर करना पड़ेगा तो हमें अपने संविधान में चेंज करना पड़ेगा और अपना एक कानून भी चेंज करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की जरूरत। चुनावी लॉजिस्टिक की ये 12 लाख वीवीपैट है, जबकि आवश्यकता 24 लाख की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक साथ चुनाव हेतु मतदाता, एक चीज़ ये है ठीक है कि 12 लाख मात्र ईवीएम है और वीवीपीएटी है। वीवीपीएटी क्या होता है कि यार आपका पहले होता था ना इलेक्शन, जो ईवीएम मशीनें हैक हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है, आप वोट दोगे तो एक पर्ची निकल के आएगी, हालांकि वो वहीं सबमिट करनी पड़ती है, एक स्लिप आएगी, स्लिप में लिखा होगा आपने जिसको वोट दिया, तो इससे एक जेन्युइन पता चल जाता है हैक के बिना। राइट, तो वो भी कैलकुलेट की जा सकती है। पर अभी थोड़ा सा ये इसमें एक तो ये है कि यार कानून ही बदलना पड़ेगा, दूसरा ये है 12 लाख ईवीएम है बट हमें ज़रूरत है 24 से 25 लाख ईवीएम की। अगर 7 करानी है तो ईवीएम भी हमें ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। ठीक है, जो ऐसे हैं मतदाता हैं या चुनाव कर्मी हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, राजनीतिक शून्यता की स्थिति, बट आपने ये सब चीज़ें लिखी हैं, उसके साथ साथ आपने ये भी लिखा होगा आई थिंक, इस पे क्या होता है ना, वोटर कभी कभी पर इस पे जो मैं कहूँगा यार उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मुद्दे पे दे के हम ज़्यादा वोट करें, मतलब सेंटर के मुद्दे को देखें या राज्य के मुद्दे को देखें। राइट, ये भी एक ये है। देखिए ये जो इन्होंने लिख रखा है ये वो ये राष्ट्रीय मुद्दों के समक्ष क्षेत्रीय मुद्दे गौड़ होने की संभावना है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम चुनते क्यों हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो सेंटर और स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके बेसिस पर आगे की राह है। भारत में 1917 में एक साथ चुनाव, ये ठीक है आपने लिखा है, बहुत बढ़िया है। जरूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन में, बट आपने यहाँ पर भी मेंशन किया है, वहाँ पर भी मेंशन कर देते तो और अच्छा लग जाता, एग्जामिनर को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। ठीक है, एवं जटिलता, फीडबैक लेना चाहिए। राइट, फिर कंक्लूजन, बहुत अच्छा आंसर है, सभी चीज़ों को आपने कवर किया है। ठीक है, आपने सबसे पहले डिफाइन कर दिया और मैं कहूँगा यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है कि करंट का इन्फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इसको आप ऐड करोगे तो इंट्रोडक्शन अच्छा होगा। करंट सिनारियो क्या है, करंटली इलेक्शन टू द, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आपका सबसे बड़ा आंसर राइटिंग लिखने समय ये रहता है कि यार आपको 1 लाइन के ट्राई ये करना कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ ना लिखें, और अगर आप लिख रहे हो तो अंडरलाइन जरूर करें। ठीक है, तो ठीक है, करंट सिनारियो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी अभी। ठीक है, अभी करंटली सिनारियो का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होते हैं, आप उसके बारे में दो, उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या चैलेंजेस हैं, वो डायरेक्टली लिखो। ठीक है, करंट सिनारियो या इस तरह से एग्जामिनर को मतलब वो बताओ जो आप डायरेक्टली बताना चाहते हो। ठीक है, या जो एग्जामिनर ने पूछा है। ओके, हिस्ट्री, ये देखो आप, ये कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना, एग्जामिनर को हिस्ट्री जाननी नहीं है, एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप एक बुक लिखो। ठीक है, ये चीज़ें मत लिखो आप, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन और इस तरह की चीज़ें मत लिखो। ठीक है, अब देखो मैं अभी एक इंग्लिश मीडियम की दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाओ, मे बी हिंदी माध्यम की आप कॉपी से ना समझो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी इंप्रूवमेंट लानी है। मैं आपको कहूँगा यार प्लेलिस्ट पे जाइए, पीआर पब्लिकेशन की यूपीएससी गाइडेंस वाला एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें 4 वीडियोस होंगी, टॉपर कनिष्क कटारिया की कॉपी हमने 4 एनालाइज की हैं, पहले उसको देखो, फिर आप आंसर राइटिंग 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करो। ठीक है,
पहले उसको देख लो अच्छे से, ओके, उसको बार बार देखो जब तक नहीं आता। ये देखिए, ये हमारे रेगुलर यूज़र हैं और अब तो इनकी राइटिंग भी अच्छी हो चुकी है। साइमल्टेनियस इलेक्शन इन्होंने पहले डिफ़ाइन कर दिया है। मैं कहूँगा मिस्टर बीबी आप थोड़ा सा वो भी यूज़ करना कि 170 रिपोर्ट दो या पहले का प्रीवियस पढ़ लो, ठीक है। देखो फिर बट ये समझ चुके हैं, देखो एक तो ये जेन्युइन यूपीएससी की कॉपी में लिखते हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा देखो स्पेस दिया इन्होंने, साइमल्टेनियस इलेक्शन चैलेंजेस, देखो कितना सिंपल भाषा में, सरल भाषा, इतना स्टेटमेंट भी नहीं बढ़ाना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के चैलेंजेस क्या क्या हैं बस। पर बीबी से एक रिक्वेस्ट है कि यार मिस्टर बीबी आप क्या करो कि इतना ज़्यादा, ये देखो हर एक लाइन में आपने बहुत ज़्यादा अंडरलाइन किया है, तो इसको कम करो, अंडरलाइन का जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है। बाकी मैंने आपके पॉइंट पढ़े अच्छे हैं कि यार वोटर के बिहेवियर में इम्पैक्ट पड़ेगा, कि इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कि सेंटर के मुद्दों पे हम वोट करें या स्टेट के मुद्दों पे वोट करें, इलेक्शन के इशू भी आएंगे, ठीक है। दूसरा, इस तरह के भी डायग्राम आप बना सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, ये बहुत अच्छी चीज़ें आपने, मतलब मिस्टर बीबी से आपको सीखना चाहिए। इनकी पहली आंसर राइटिंग मैं शो करूँगा आपको और अभी की आंसर राइटिंग शो करूँगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया है। और देखो एक चीज़, चाहे राइटिंग, देखो राइटिंग मैटर नहीं करती है, मैं कहूँगा कि अगर आप ये वाला देख रहे हैं, ये वाला आंसर देख रहे हैं, देखो ठीक है, इसमें डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिन्होंने भी लिखा है डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा एम ये है कि आपको एक राइट डायरेक्शन में आंसर राइटिंग लिखना मैं सिखा पाऊँ, राइट। तो ये नहीं है, मिस्टर बीबी की आप कॉपी देख सकते हैं इससे पहले भी, ठीक है। फिर आपने सॉल्यूशन लिखें, चैलेंजेस लिखें, ओके, कंक्लूजन, ओके। ये सिखा ने लिखा है, बट सिखा से ये रिक्वेस्ट है कि सिखा ट्राई ये करना कि यार ऐसे लैंडस्केप ना पोर्ट्रेट में कर लो, ठीक है। हम बहुत सारी आंसर राइटिंग आती है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है, इसको रोटेट करने का, बट मैंने ओवरऑल पढ़ लिया है आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट हैं तो सभी रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन नहीं करनी थी। सबसे पहले ये चीज़ आपको ये अवॉइड करनी है, जो पूछा गया है ना वो आपको बताना है कि यार सबसे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन, सिंपल सी बात है। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर दो, डेफिनेशन दे दो, बॉडी पार्ट में जो पूछा है क्या क्या इश्यू हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या आप वे फॉरवर्ड बना सकते हो, और कंक्लूजन, बस इतना ही तो होता है। आपको बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, और ये सभी के लिए, ठीक है, एक आंसर राइटिंग कोई कर रहा है तो वो सभी के लिए है। देखो अब यहाँ पर देखो निर्मित की कॉपी अस्मिता और शिखा को मैं बता दूं, ये देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन उन्होंने बताया 170 रिपोर्ट बताई, ठीक है। इनमें 90 ऑल्सो सेट दैट इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव आर हेल्ड एट वंस, ये आपने प्रीवियस का भी बताया, 1952 वाला भी इंक्लूड करो। मेरिट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, यस, देखो बिल्कुल अच्छी बात, डायरेक्टली कोई घुमा फिरा के नहीं, करंट सिनारियो कुछ नहीं, हिस्ट्री कुछ नहीं, हिस्ट्री तो आप इसमें ही दे देते हो ना इंट्रोडक्शन में। ये देखो डायरेक्टली इन्होंने बताया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के फ़ायदे क्या हैं, सिंपल सी बात है। ये एग्जामिनर तो सुनना चाहता है आपसे कि ब्लैक मनी है, प्रॉपर अंडरलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर स्मूथ फंक्शनिंग होती है, ठीक है, वन टाइम इलेक्शन, स्पीडी, यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क की बात करते हैं। डीमेरिट क्या है, लोकल इश्यू पे, लोकल इश्यू फेड आउट हो सकते हैं, सेंटर इश्यू भी फेड आउट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बट जनरली लोकल इश्यू पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम होगी, चेंज करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज की कमी आएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन करेगा। आप मैं कहूँगा निर्मित और ज़्यादा, जैसे ज्योति मेहता ने लिखा है और ज्योति मेहता जो इन्होंने लिखा है, एक दूसरे के आंसर को भी पढ़ना आप लोग, ठीक है, एक दूसरे के अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे आप लोगों को। वोटिंग बिहेवियर में चेंज आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, 172, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर एक साथ इलेक्शन करवाने हैं तो हमारा संविधान में कुछ पॉइंट में बदलाव करना पड़ेगा। फिर वे फॉरवर्ड लिखा है और एट द एंड आपने कोर्ट के साथ अपना एंड करा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब आप ये कहोगे ना, एक और चीज़, अगर निर्मित के माइंड में ये आ रहा है, जो जिन्होंने ये आंसर लिखा है, अगर निर्मित के माइंड में ये आ रहा है कि क्या सर ये मैंने आंसर देख के लिखा है तो क्या ये एक्चुअल में मुझे हेल्प कर रहा है, ये सभी के माइंड में आता होगा कि मैं तो देख के लिख रहा हूँ यार रियल एग्जाम में। तो मैं कहूँगा यार, अगर सपोज जेन्यून, सबसे पहले तो ये है कि आपकी इसको लिख के एक तो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट आपको पता चल जाता है। दूसरा, किसी को भी, कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होता जो बिना देखे नहीं लिखता, कोई चीज़ देख के ही लिखता है, बट उसको स्ट्रक्चर में उनको संभालना आना चाहिए। बट अब क्या होगा, तो होगा क्या, जब जेन्युइन यूपीएससी मेंस का पेपर आएगा तो तब डायरेक्टली आप इसी को रिवाइज करना है, तो रिवाइज करी हुई चीज़ ही आप आंसर राइटिंग में लिख पाएंगे। तो ये माइंड में आपके क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इनका आंसर चेक कर लेते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन को इन्होंने डिफाइन किया है, मैं कहूँगा आप इंट्रोडक्शन में रिपोर्ट दो और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर ऐड करो, ठीक है। बाकी जो बॉडी पार्ट है,
नीड ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन की क्यों ज़रूरत है, ये आपने थोड़ा सा कमीशन की रिपोर्ट दे दी, ठीक है। 79th रिपोर्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। ट्राई ये करना कि यार जो आपने ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करिए ना, एक ही पेन यूज़ करो, ब्लू पेन, ओके। चैलेंजेस भी है, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी है, लॉ कमीशन ने भी बोला है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड है, बस ये सब चीज़ें आपको सिमिलर आंसर हैं, ओके। मुझे हिंदी माध्यम में एक का आंसर और अच्छा लगता है, नीतीश का, और ये टू द पॉइंट, देखो अगर इनका आंसर देखोगे, एक प्रॉपर जो लिखते हैं ना आंसर, उनका जैसा ये लिखा करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, इन्होंने बता दिया है। एक साथ चुनाव में तात्पर्य लोकसभा और राज्य, मतलब टू द पॉइंट सिंपल भाषा में ये लिखा करते हैं और सही लिखते हैं ये, ठीक है। भारत में चुनाव का वर्तमान परिदृश्य आपने बता दिया, ठीक है। कार्यक्रम की पिछली कार्यकाल पूरा होने के उपरांत ये सब चीज़ें हैं। लाभ, देखो टू द पॉइंट, क्या फ़ायदे हैं बताएं। एग्जामिनर को यही चीज़ें चाहिए होती है कि यार जो सिंपल उसको समझ में आ जाए। चुनावी भ्रष्टाचार में कमी, मतदान दर में वृद्धि, ओके। फिर अभद्र भाषा, हिंसा कानून, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखो प्रशासनिक मशीनरी लगातार, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। मुद्दे भी इन्होंने बताए हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरह से भी आप अपना मॉडल आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। ईवीएम में ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ईवीएम में ब्लॉकचेन का यूज़ किया जाए तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट चीज़ें हो जाएंगी। तो आप इन सब के, ज्योति मेहता, निर्मित, ये जितने भी लोग आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, एक दूसरे के आंसर राइटिंग जरूर पढ़ें। इससे देखो, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, कि इतने सारे आंसर राइटिंग कर रहे हैं डेली के बेसिस पे, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, स्ट्रक्चर पता चल जा रहा है। जो नए फ्रेशर्स हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी, राइट। ओके नाउ देखिए, एक और हिंदी माध्यम की है। यहाँ पर इन्होंने आंसर किस तरह से शुरू किया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता के लिए जनता का शासन होता है। भारत में औसतन 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं और जिसकी प्रशासनिक गतिविधियाँ ये हैं, ठीक है। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे में भी ये इनको बच्चों को या तो र्यूमर है या कोई कभी कभी मिसगाइड होता है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली किसी से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार जिन्होंने आंसर राइटिंग अगर स्टार्ट नहीं भी की होती है तो वो कुछ भी बिल्कुल जो जेन्यून नहीं होते हैं चैनल, तो वो मिसगाइड करते हैं बच्चों को। और या बच्चों को ये भी बताया जाता है कि हाँ आप किस तरह से, मतलब एक तरह से पूरा जिसे बोलते हैं ना लेक्चर देना होता, उस तरह से भी आंसर शुरू करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप एग्जामिनर को ये मत बताओ, ठीक है। अगर यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो, देश में बार बार चुनाव, एक इतना संदर्भ में आपको लगता है कि क्या एक साथ चुनाव होने चाहिए, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसके मुद्दे शामिल क्या है, चर्चा करें। तो मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी ऐसा जो लेक्चर के बेसिस पे होता है ना, उस तरह से आंसर शुरू कभी मत करो। एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में ऐसा मत बताओ कि लोकतांत्रिक देश है, ये होता है या वो होता है। डायरेक्टली एक कीवर्ड चुन लो। अब ये आप कहोगे सर ये मुझे पता कैसे चलेगा, फिर मैं कहूँगा यार चलो दिखा देता हूँ कहाँ पर है, वो सब लोग देखो फिर आंसर राइटिंग करो, ठीक है। देखो पीआर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर जाओ, यहाँ पर प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर देखो यूपीएससी गाइडेंस की 15 वीडियोज़ हैं। आधी सी चीज़ें तो आपकी यहाँ पर, इसको ओपन करोगे, ठीक है, ये वाला वीडियो देख लो 1 घंटे का, इसमें तो बहुत चीज़ें हेल्प मिलेगी। टाइम टेबल नहीं पता चल रहा, बट मेरा मेन एम यहाँ पर ये 4 वीडियोज़ का है। ये देखो कनिष्क कटारिया की यूपीएससी मेंस आंसर शीट। अब आप कहोगे इसमें जेन्यून चीज़ें भी मैंने ऐड की है, कनिष्क कटारिया ने खुद लिखी है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है। सोचो उस आंसर राइटिंग से क्या सीख सकते हो। तो पहली ये चीज़ है कि जो अभी इन्होंने चीज़ यूज़ की है लेक्चर से, या बहुत सारे बच्चे या एस्पिरेंट एक दूसरे में बात करते हैं कि यार इस तरह से आंसर शुरू करो, नहीं, एग्जामिनर को ये चाहिए नहीं। एग्जामिनर को ये चाहिए कि टू द पॉइंट। अभी जो मैंने मॉडल आंसर दिखा रहा हूँ वो भी मैं आपको शो करता हूँ। ये 4 वीडियो सबसे पहले जो फ्रेशर हैं वो देखें। आंसर राइटिंग तुरंत शुरू मत करो, एनसीईआरटी पढ़ लो, 1-2 रेफरेंस बुक के चैप्टर पढ़ लो, पहले दिन से आंसर राइटिंग मत करो। उसके बाद जब ये पढ़ लोगे, 4 वीडियोज़ देखो, लगातार देखो, उसके बाद भी डायरेक्टली आंसर राइटिंग नहीं करनी है, 1 हफ्ता वेट करो, फिर आंसर राइटिंग शुरू करना सीखो, ठीक है। बाकी आपने देखो मिस्टर सत्येंद्र, आपने जो बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल सही है कि डायरेक्टली टू द पॉइंट पढ़ा, पर इंट्रोडक्शन मैं कहूँगा यार इंट्रोडक्शन सही होगा तभी आप अच्छे, आपने बहुत प्यारा लिखा है, ठीक है, पूरा जेन्यून आंसर लिखा है, पूरा प्रॉपर लाइन खींची हैं, ठीक है, आपने अंडरलाइन किया। बट कुछ कुछ चीज़ें मैं सुधार बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, कभी भी एग्जामिनर को ये मत बताओ कि भारत एक एग्जामिनर को ये
पढ़ना ही नहीं है, सबसे पहली बात। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो वो तरीका सही है ये लिखने का, जब आप ऐसे लिखते हो ना वो तरीका है। जब 150 और 250 शब्द की बात आती है ये तरीका सबसे गलत होता है आंसर राइटिंग लिखने का, ठीक है। बाकी देखो आपने, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। बाकी देखो इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर पैराग्राफ का होना चाहिए। आपको कि सर मुझे पता कैसे चलेगा एक प्रॉपर क्या होगा, तो तभी ये फ़ायदा रहता है कि हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो पहले से आंसर राइटिंग करते हैं उसका फ़ायदा। देखो हिंदी माध्यम के लोग हिंदी माध्यम की देखें, हिंदी माध्यम के लोग ज्योति मेहता की देख लें, पूजा नूनिया की देख लें, ये देखो ये होता है एक प्रॉपर। इस पर कहीं पर आपको लगेगा ही नहीं कि यार इन्होंने कभी शुरू नहीं किया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर ये इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन। देखो इन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात बता दी, 170th रिपोर्ट बता दी, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लोगे तो ये आपका मॉडल आंसर बन जाएगा, ठीक है। हिंदी माध्यम के लोग इनकी भी आंसर राइटिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक चुनाव की ये देखो, जहाँ पर सभी राज्य, ये देखो टू द पॉइंट इन्होंने आंसर लिखा है, यही होता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें इन्होंने 170th रिपोर्ट दे दी, एक साथ चुनाव। यहाँ पर आज पूजा नूनियानी जी ने 1 2 3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, बट 1 2 3 4 अगर नहीं भी डालोगे तो चलेगा। ये मैं इसके पीछे रीज़न बता चुका हूँ। देखो 8 पॉइंट है ना, एग्जामिनर खुद ही पढ़ने से घबराएगा, अभी नॉर्मल भी लिखते तो चलता, ठीक है। ट्राई ये करना कि नंबरिंग मत डालो पूजा, ठीक है। बाकी अभी मैंने आपके पॉइंट पढ़े हैं, बहुत सही हैं, और आप लोग भी एक दूसरे के पॉइंट पढ़ सकते हैं। और एक और चीज़, थोड़ा सा कल जो भी आंसर राइटिंग करेगा ना, एक बार मुझे अपनी आंसर राइटिंग के नीचे ये लिख देना कि मैंने 4 दिन हो गए हैं मुझे आंसर राइटिंग करते हुए, 6 दिन हो गए हैं, वो ज़रूर लिख दें ताकि मेरा पूरा फोकस जाए आप पे और मैं सभी की। क्योंकि ये देखो ऑलरेडी यार 20 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट में मुझे यार ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि आपको एक मॉडल आंसर मिल पाए, और मुझे 2-3 आंसर राइटिंग ऐसी भी ढूंढनी पड़ती है जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा जो गलत भी जा रहे हैं उनको भी देखना है। तो आप लोग मुझे आंसर राइटिंग में कुछ मॉडल आंसर में तो हमेशा करूँगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, उन लोगों की आंसर राइटिंग जो ऐसा, और जल्दीबाजी भी नहीं कि आपने पहले लिखा तो आपकी आंसर राइटिंग चेक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 2 से 3 मॉडल आंसर वाली आंसर राइटिंग बताऊंगा जो कि सही हैं और जो राइट डायरेक्शन में है, फिर 3-4 मैं ऐसी एनालाइज करूंगा जो गलत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर राइटिंग करना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि जो सही हैं और जो गलत हैं उनसे आप सीख रहे हैं, आप अपनी आंसर राइटिंग सामने रख के देखा करो, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी कोई डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिला है, जो अच्छे आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको भी देखनी है, ठीक है, दूसरे की आंसर राइटिंग जो ऑलरेडी अच्छे कर रहे हैं, ताकि आपको भी इस पर इम्प्रूवमेंट मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू।